जिला की रिहायशगाह पर होने वाले मीटिंग का खैर मकदम करते हुए कहा कि एक खुशाइंद कदम है और सभी जमातों को मुत्तहिद होकर जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे की बहाली के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी होगी। देखिए, जो कोऑर्डिनेशन है ये तो 4 अगस्त को बनी है। ये तो 5 अगस्त से पहले ही जब 370 और 35 का ऑब्लिगेशन हो गया, उससे पहले ही बनी थी। और आज कश्मीर में सारी पॉलिटिकल पार्टीज सब मिलके जो इंटीग्रेशन में जिन्होंने हिस्सा लिया ताकि 35 और 370 को बहाल किया जाए। जहाँ तक मेरा ज़ाती ताल्लुक है, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि ये वापस आना चाहिए और इसमें हमें पॉलिटिकली लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम सबको, जो भी है जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर है या पॉलिटिकल वर्कर्स है, उन सबको मिलकर ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी ताकि इन चीज़ों को हम वापस ला सकते हैं। पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के साथ साथ मैं चाहता हूं कि इसको लीगली भी लड़ना चाहिए, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में अब तो एक रास्ता मुझे लगता है कि इसको पॉलिटिकली के साथ साथ दूसरी तरफ हमें लीगली भी लड़ना पड़ेगा। इसमें हमारे बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो लीगल एक्सपर्ट हैं, जिसमें हमारे मियाँ कुयूम साहब हैं या बेग साहब है, हमारे मुजफ्फर हुसैन बेग साहब और जफर शाह साहब जैसे हैं, और बहुत से अच्छे लीगल एक्सपर्ट हैं। हमको पॉलिटिकल लड़ाई के साथ साथ उसको लीगली भी लड़ना पड़ेगा और इसके साथ हम सब लोग हैं, मैं भी इसके साथ हूँ। तो हम चाहते हैं कि 5 अगस्त को जो हमसे बेइज्जती हो गई हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, क्योंकि हमें ये सेंटिमेंट, हमारा सेंटिमेंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, हमारी इज्जत इससे जुड़ी हुई है जम्मू कश्मीर के लोगों के। इससे हमें लगता है, सारे लोगों को यह लगता है, जम्मू कश्मीर के जो आम नागरिक है उनको लगता है कि हमसे खिलवाड़ किया गया, हमें बेइज्जत किया गया। तो मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, मैं कोशिश करूँगा और मैं पॉलिटिकली भी ये चाहता हूँ, जब जहाँ भी मुझे किसी फोरम में पूछा जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि 370 और 35 से वादे में फारूक अब्दुल्ला की रिहायशगाह पर 2 रोज कबल हुई मीटिंग और मीटिंग के बाद 370 के मुतल्लिक दिए गए बयान पर जहां मुल्क में सियासत काफी तेज हुई है, जिस दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने भी मीटिंग को सही करार देकर 370 की बहाली की बात की है। वही भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आर्टिकल 370 पर कांग्रेस के लीडरों के जरिए दिए गए बयान पर तनकीद करते हुए कहा गया कि कांग्रेस के रहनुमा इलाहदगी पसंदों के सुर में सुर मिलाकर बोल रहे हैं कि धारा 370 रद्द करने के फैसले का लद्दाख, जम्मू कश्मीर सहित पूरे देश की जनता ने स्वागत किया और 1 साल में जम्मू कश्मीर में कितनी तरक्की हुई, लद्दाख में कितनी तरक्की हुई, ये भी देखा है। फिर भी दो थोड़े अलगाववादी है, उनके सुर में सुर मिलाकर कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस अब एक संकीर्ण पार्टी बन गई है और इसलिए वो देश की जनता के भावनाओं के खिलाफ लगातार भूमिका ले रही है। राहुल गांधी भी पाकिस्तान की प्रशंसा करते हैं, किसी भी विषय पे हो पाकिस्तान की प्रशंसा करना इनको अच्छा लगता है, चीन की प्रशंसा करना उनको अच्छा लगता है। यही कांग्रेस का रूप है। धारा 370 भी संविधान ने ही कहा था कि थोड़े समय के लिए है, जाएगी। 70 साल रही और धारा 370 जाने के लिए अलगाववाद खत्म हुआ। वहां दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, ओबीसी सभी समुदायों को आरक्षण का लाभ मिला। देश के अनेक जनता के हितों के कानून कश्मीर में लागू हुए। ये फायदा है, लेकिन ये फायदा होकर भी आज कांग्रेस धारा 370 के खिलाफ बोल रही है। बिहार के चुनाव के मौके पर मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो लिखे अपने घोषणा पत्र में, बिहार में ये जानबूझकर समाज तोड़ने का, वोट बटोरने का ये राजनीति है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। देखिए, पी चिदम्बरम के बयान से ये साफ जाहिर होता है, ये जो वो लोग हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करते रहे, जहां इसके बाद अभी चीन का समर्थन फारूक अब्दुल्ला ने किया है, इनके साथ जो भी 5-6 पार्टीज हैं, अगर कांग्रेस भी उनका समर्थन करती है तो इसका साफ जाहिर है कि वो पाकिस्तान की बात करती है और उसके साथ ही चाइना की बात करती है। और हाल ही में जो खुलासे हुए हैं, चाइना से पैसा लेकर के कांग्रेस ने
किस प्रकार से अपने लिए एक माहौल पैदा किया है हम सब जानते हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उसने पैसा लिया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके तार जुड़े हैं। देश में और प्रदेश में बर्बादी के लिए यही लोग, नेहरू से लेकर के नेहरू गांधी खानदान और उनके जो चेले ये हैं सभी कांग्रेसी, इन्होंने ही जम्मू कश्मीर में अलगाववाद लाया, इन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद लाया, इन्होंने जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार लाया, इन्होंने जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी लाई। यही कारण रहे 70 साल की जो तबाही का कारण। वो अगर इनका समर्थन करते हैं तो साफ जाहिर होती है कि कांग्रेस शुरू से इनके साथ मिली हुई। देखिए, साफ बात है कि लद्दाख के साथ स्टेप मदर का बिहेव हमेशा से हुआ है, और जो पैसा जम्मू कश्मीर के लिए आता था उसका कभी ऑडिट नहीं होता था। ये धारा 370 के नाम पर ब्लैकमेलिंग करते थे, और यहाँ पर मिलिटेंसी का आधार मान करके कुछ ऐसे पैसे आते थे जो कि कांग्रेस ने खाए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, बहुत जब डिस्क्रिमिनेशन हुई उसके बाद लद्दाख में ये डिमांड उठी कि यूटी बनाया जाए। हमने उनको यूटी का दर्जा दिया। उसके बाद यहाँ पर हिल काउंसिल की उनकी डिमांड थी, हमने हिल काउंसिल दी। उसके बाद डिवीज़न की मांग थी, हमने डिवीज़न दी। इसी तरह से साफ है कि कांग्रेस ने दूर दराज का एरिया जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए थी उस हिसाब से वहाँ कुछ नहीं दिया। आज कांग्रेस वहाँ पर किस मुंह से वोट मांग रही है ये लोग बताएंगे, लोग पूछेंगे, और भारतीय जनता पार्टी को लगातार वहाँ पर समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस के जो भी नेता रहे, इनकी जांच होनी चाहिए, इनको पैसा आखिर कहाँ से आया। पिछला जो कांग्रेस यूपीए 1 यूपीए 2 रहा, इसमें हर दिन कोई ना कोई घोटाला होता था, हम सब जानते हैं इसके बारे में। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस ने देश को लूटा है, और जो पैसा जहां लगना चाहिए था डेवलपमेंट के लिए दूर दराज के इलाकों में, आज चाहे नॉर्थ ईस्ट हो चाहे लद्दाख हो, इस प्रकार के एरियाज को, चाहे जोजिला टनल का देना बहुत बड़ी बात है, नॉर्थ ईस्ट को डेवलप किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के शासन में दोनों। भारत दुनिया में अनाज पैदा करने वालों में बहुत बड़े ममालिक में से एक है, लेकिन इसके बावजूद भारत में 20% आबादी रात को भूख के पेट सोती है। दुनिया भूख से मुकम्मल तरीके से लड़कर इसे खत्म करने की बात कर रही है, ताकि 2030 तक दुनिया में भूखमरी खाने की किल्लत का खात्मा और बेहतर ग़िज़ा मुहैया कराने के काबिल बन जाना है। भारत में भूख पर काबू पाने के लिए अगरचे सरकार दावे कर रही है, ताहम इसके बावजूद भी भारत में इसकी शरह बढ़ रही है। पेश है इस सिलसिले में हमारे डेस्क की ये रिपोर्ट। हिंदुस्तान भूखा है। हिंदुस्तान में भूख ने आम आवाम की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। भूख ने हिंदुस्तान की एक बड़ी आबादी के सांसों पर ताला लगाने की तैयारी कर दी है। हिंदुस्तान भूख से तिलमिला रहा है। यह हम इसलिए कह रहे हैं चूंकि जो फैक्ट्स एंड फिगर बता रहे हैं वो यही है कि हिंदुस्तान भूखा है। दरअसल आलमी भूख के इंडेक्स में हिंदुस्तान की हालत खराब ही नहीं बल्कि इंतहाई खराब होती दिखाई दे रही है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में हिंदुस्तान ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए कुछ ज्यादा ही नीचे रैंक तक पहुंच गया है। दरअसल ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में 107 ममालिक की फहरिस्त में हिंदुस्तान 94 नंबर पर पहुंच गया है। यानी सिर्फ 13 ऐसे ममालिक हैं जहां हिंदुस्तान से ज्यादा भूखमरी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले में छोटे छोटे पड़ोसी ममालिक ने भी हिंदुस्तान से बेहतर मुजाहरा करते हुए अपने यहाँ की भूखमरी में बेहतरी लाने की कोशिश की है, और उसी का नतीजा इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान जिन ममालिक से बेहतर पोजीशन में है उनमें रवांडा, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, लीबिया, मोज़िम्बिका और चाड जैसे ममालिक का नाम शामिल है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि भुखमरी के मामले में हिंदुस्तान से ज़्यादा बेहतर पोजीशन नेपाल की है। इंडेक्स में हिंदुस्तान से अच्छा रैंक पाकिस्तान और बांग्लादेश का है। इंडोनेशिया भी बेहतर पोजीशन में है। हिंदुस्तान इस इंडेक्स में 94 नंबर पर है और इंडोनेशिया का रैंक 70 है। हिंदुस्तान का भुखमरी में 94 रैंक है और नेपाल का 73वां। पाकिस्तान 88 नंबर पर है तो बांग्लादेश का रैंक 75वां है। यानी इन छोटे छोटे ममालिक ने भी भुखमरी पर काबू करने में अहम रोल निभाया है और नतीजे में उनका रैंक मामूली बेहतरी के साथ आया है।
लेकिन हिंदुस्तान का रैंक दिन ब दिन खराब होता चला जा रहा है और इस पर ना ही मेन स्ट्रीम गोदी मीडिया मुंह खोलने को तैयार है और ना ही सरकार इस पर सफाई देना पसंद करती है। हमारे यहाँ देशभक्ति, हिंदू मुस्लिम और मंदिर और मस्जिद की जंग इस अंदाज में हावी है कि हमारी नजर भुखमरी, करप्शन, मईशत और क्राइम के बढ़ते गिराव पर नहीं पड़ती। कि गोदी मीडिया इन तमाम बुनियादी मुद्दों से आवाम को दूर रखकर सरकार के तई अपनी वफादारी में लगी है और हालात हैं कि दिन ब दिन खराब होते चले जा रहे हैं। अगर सरकार से सवाल पूछा गया होता और सरकार को भुखमरी पर मजबूत फैसला लेने के लिए मजबूर किया गया होता तो आज ये तस्वीर देखने को नहीं मिलती। क्योंकि सरकार चाहे किसी की भी हो, हमेशा ये चाहती है कि उनकी कमियों और नाकामियों पर उनसे सवाल न पूछा जाए, लेकिन मीडिया की मुसलसल सरकारी वफादारी इस जुर्म में साथ साथ रहती है। इसकी वजह से हालात बद से बदतर होते चले जाते हैं। अगर सवाल पूछा गया होता और सरकार को मजबूर किया गया होता तो आज ये रैंक हिंदुस्तान के हिस्से में नहीं आता। तारीख के सफ़हात उठाइए और एक नज़र दौड़ाइए कि पहले भुखमरी की क्या सूरत हाल थी। 2014 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया। मुल्कों की तादाद 76 थी, जिनमें हिंदुस्तान का रैंक 55वां आया था, यानी 21 मुल्कों से बेहतर पोजीशन। 2015 में शामिल मुल्कों की तादाद 117 थी और हिंदुस्तान का रैंक 93 आया, यानी 24 ममालिक से बेहतर पोजीशन। 2016 में मुल्कों की तादाद 118 थी, हिंदुस्तान का रैंक 97 आया, यानी 21 मुल्कों से बेहतर कंडीशन। 2017 में मुल्कों की तादाद 119 थी और हिंदुस्तान का रैंक 100 आया। हिंदुस्तान की पोजीशन 19 मुल्कों से बेहतर थी। 2018 में मुल्कों की तादाद 119 हुई और हिंदुस्तान का रैंक और पीछे होते चला गया और 103 तक पहुंच गया, यानी सिर्फ 16 ममालिक से बेहतर। 2019 में शामिल मुल्कों की तादाद 117 थी और हिंदुस्तान का रैंक 102 आया, यानी 15 मुल्कों से बेहतर। और अब साल 2020 है, शामिल मुल्कों की तादाद 107 है और हिंदुस्तान का नंबर 94 है, यानी सिर्फ 13 मुल्कों से बेहतर। इसका मतलब है कि अब हिंदुस्तान सबसे खतरनाक सूरत हाल वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो चुका है, यानी भुखमरी हिंदुस्तान में अपने शबाब पर है, मईशत दम तोड़ने को है और सरकार आर्टिकल 370 राम मंदिर, मथुरा शाही मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के साथ साथ और मदरसा के नाम पर आवाम को उलझा रखी है। अब वक्त आ गया है कि मुल्क के मफाद को पेश नजर रखकर इस भुखमरी के पहाड़ को तोड़ा जाए। बसूरत दिगर वो दिन दूर नहीं जब भुखमरी आपके घर भी दस्तक देगी। दिल्ली में आहिस्ता आहिस्ता फिजाई आलूदगी में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिस दौरान लोगों का भी कहना है कि अगरचे अभी पिछले साल के मुकाबले में फिजाई आलूदगी में कमी है, ताहम हर गुजरते दिन के साथ फिजाई आलूदगी में इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह सुबह सुबह लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पंजाब में पराली जलाने की वजह से भी फिजाई आलूदगी बढ़ रही है, जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। जिससे हमारे लंग्स में प्रॉब्लम होती है, तो इससे गवर्नमेंट कुछ वो भी निकाल रही है, हल भी कर रही है इसका। जैसे सीएम ने, जैसे हमारे सीएम सर हैं, उन्होंने अभी लास्ट टाइम में जनरेटर बैन कर दिया और भी बहुत सारे वो चीज़ें निकालें जिससे हमारा बेनिफिट हो। बट हम जब रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, तो हमारी लंग्स के अंदर जो ये प्रदूषण जाता है ना, पॉल्यूशन होता है, इससे बहुत दिक्कत होती है। एक तो कोरोना की वजह से हमें दिक्कत है और ऊपर से ये पॉल्यूशन। तो हम चाहते हैं कि और सीएम सर को और ज़्यादा बेस्ट करें इसके लिए, जिससे हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि हम तो हर संडे के आते हैं इधर साइकिलिंग करने। रनिंग तो हम डेली करते हैं, जिससे हमारे बॉडी में कुछ दिक्कत ना हो। तो यही हमारी वो है। तो लोग अब रात को क्या करते हैं कि जो गार्ड वगैरह हैं वो लकड़ियाँ जलाते हैं, या अपने जितने भी जो कबाड़ी लोग हैं वो अपना सुबह के टाइम अपना जलाते हैं तार वगैरह, जिससे कि धुआं पोल्यूशन बढ़ रहा है। पोल्यूशन का यही है सर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों और अपना साइकिलिंग वगैरह और नेचर पे ध्यान दें, बस यही कहना चाहूँगा। अब और चीज़ें तो कम हो नहीं सकती, तो हम अवेयर ही होकर उसको कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। पिछले हफ्ते से महसूस होने लगा है, पहले तो नहीं हुआ हमें, पिछले हफ्ते से महसूस होने लग गया है कि हाँ पोल्यूशन बढ़ रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। समाधान के लिए एक तो जो डीजल इंजन जनरेटर बंद किए हैं, प्लस कंस्ट्रक्शन
जो ओपन कंस्ट्रक्शन होती है ना, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, कवर करना चाहिए। जैसे बाहर विदेशों में होती है ना, कवरिंग होके चलता है, ट्रैक्टर ट्रक वगैरह सब कवरिंग होके चलती है। तो इस चीज़ से भी ना रोड पे पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इस चीज़ से। इंतजामिया की जानिब से जहां बैक टू विलेज प्रोग्राम को एक तरफ कामयाब करार दिया गया, वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोगों ने अपनी मदद आपके साथ चंदा जमा करके राबता सड़कों की मरम्मत की है। दरअसल तिलगाम पट्टर में राबता सड़क की खस्ताहाली की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और अगरचे जिला तरक्याती कमिश्नर बारामुल्ला ने महकमे R&B को हुक्मनामा भी जारी करते हुए मज़कूरा रोड पर मरम्मत करने की हिदायत जारी की, ताहम महकमा है कि टस से मस नहीं हो और इलाके के लोग अब चंदा जमा करके रोड पर मरम्मत का काम करने पर मजबूर हो गए। 6,87,218 रपीस कोर DC सबन अम पतन फंडस ये वागुजार, लेकिन अम पतन ये रेत 17 दह वन तक ग DC सबन रोड खतर फंडस त्रो तो तम पे R&B ऑफिसर एग्जाम साहब तमिस पे लिखित दिवान दपा सह कर रोड जल्दी से जल्दी ये काम और अम पे रेत 17 दह वन तक ग लेकिन तुम वो पाने गए आज मजबूर ये बाजर त्रावन खतर गए आज मजबूर मतलब रपीस 200 कड़ने में तमाम जवान ड्राइवर हजरात यमो दित मे सीमेंट जमा कर पन्निस बलबोटस पे बाजर पन्निस बलबोटस पे सीमेंट वीमेंट सलम कि सेख वेख तम पे त्रो ये रोडस अगर DC सबन यथ करियाव सैंक्शन तेल क्या प्रॉब्लम गई तेल क्या द्रोग अम पतन लज वरिया हर दरमी लज एग्जाम सबन आज गो 17 दह सह कहीं कदम तुलान लेकिन बहुत बड़ मुआवजाना गुजारिश करान पन्निस गवर्नर साहबस कि सह तुलिन यम रोड कह कदम क्या बड़ वनकस परेशान गमत यम रोड खतर यह हजरत 1 किलोमीटर रोड मगर ये 1.5 किलोमीटर लगा 1 घंटस पकनस सह हेकि तुम पान तक योकन वो कत दोब गमत। जरीगुंड गांधरबल के लोगों ने शिकायत की है कि महकमा देही तरक्की वाकूरा गांधरबल की जानिब से अगरचे चंद रोज कबल इलाके में ड्रेनेज सिस्टम और एक पुल पर काम किया गया था, नाकस मटीरियल इस्तेमाल होने की वजह से सारा काम उखड़ गया और सरकारी खजाने का पैसा जाया किया गया है। उन्होंने आला हुकाम से अपील की है कि ड्रेनेज सिस्टम और पुल पर दोबारा मरम्मत का काम शुरू किया जाए और नाकस मटीरियल इस्तेमाल होने की पादाश में काम करने वाले ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा इस तरह हुकूमत को जाया नहीं किया जाएगा। ओतर आये ब्लॉक वाल दिस ड्रेन तो योतान करे ठीक तो वन तुम यह ड्रेन करो ये मस्जिद पे योतान त्रो तो ये नर त्रिक न कहें तो ये करो वह पान ये कर नुम बज कशर पे नुम लगे नुम सिक ठुकर नुम गम यह यह गई ड्रेन ब्लॉक यह लगे कुन मेहरबानी करान कश पर ब्लॉक वन मेहरबानी कर यह करो या त्रो ये नर तुम शांच नर कर यह करो सड़क कंप्लीट ना जरूरत कहें ना हमारे इंजीनियर और हमारे ऑफिसर साहिबान की हालत ये है, ये आपके सामने सबूत है उन्होंने किस तरह से ये पैसा लूटा है, सरकारी खजाने को चूना लगा रहे हैं, सरकारी खजाने को लूट रहे हैं। 3 दिन के बाद ही ये काम लुढ़क गया, ये डिसमेंटल हो गया। इस ड्रेन की हालत खराब है और इस कलवर्ट की हालत खराब है जो आपने यहाँ पे देखी है। हमारी सरकार से, हमारी DC गांधरबल साहिब से गुजारिश होगी, तहसीलदार वोकुरा से भी गुजारिश होगी, साहब से भी गुजारिश होगी, वो ऑन स्पॉट आके यहाँ पे मुआयना करें और जिस एजेंसी ने इसको बनाया है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस काम को सुधारना चाहिए। ठीक है। ठंडीपुरा, क्रालपुरा, कुपवारा के अवाम ने महकमे R&B के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि इलाका ठंडीपुरा की सड़कें काफी खस्ता हो चुकी है और मुतल्लिका महकमे की तरफ से इन सड़कों पर कोई मरम्मत का काम न हुआ, जिसकी वजह से इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि सड़कों की नागुफ्तबा हालत की वजह से अब गाड़ियों ने भी उन सड़कों पर चलना बंद कर दिया है। उन्होंने LG इंतजामिया और जिला इंतजामिया से अपील की है कि इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए और इन सड़कों की मरम्मत करके मैकडम बिछाया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात दूर हो सके। यह रोड अत कहीं ध्यान दिवान अत गई 10 वरी द्रामतिस मगर ध्यान दिवान कहीं ईद सख्ती रोड कथ बीमार गोत नमून डिलवरी केस गोत नमून बच्चे गि बीमार गोत नमून जबरदस्त प्रॉब्लम यसान सिर्फ रोड
अस गोस रोड आसन अस चल है ये कि परेशानी दूर। हमें जी 12 साल हो गया यहाँ इस रोड का दाग बेल किया, यहाँ से नानगारी मल्ला से दर्दपुरा तक, कश्मीरी दर्दपुरा। उससे बाद यहाँ कोई पोछ पशीद नहीं है। जब बर्फ पड़ती है जनाब, हम अल्लाह को हाजिर नाजर रखकर बोलते हैं कि हमें कंधे पर बीमार उठाना पड़ता है, ले जाना पड़ता है। इस रोड में दर्दपुरा ये आधा किलोमीटर भी, ये आपके सामने ये रोड नजर आ रही है, पक्का रोड। यहाँ कोई आर्मी वाला कोई नहीं, दूसरी कोई पार्टी नहीं। आर्मी वाले आए वहाँ कलवर तक, जहाँ स्कूल को जा रहे हैं वहाँ तक, यहाँ कोई भी नहीं है। हमें बगैर अल्लाह के बगैर कोई नहीं पूछने वाला। यहाँ क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारा ये रोड दर्दपुरा यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। पंडित कॉलोनी बारामूला के नजदीक मैग्नम प्लांट को बंद करने की मांग करते हुए कहा गया है कि प्लांट से उठने वाले धुएं से कॉलोनी के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि सांस लेने में रिहायश पजीर लोगों को मुश्किलात होती है। और अगरचे प्लांट के बंद करने के लिए कई बार इंतजामिया की नोटिस में भी लाया गया था, हम आज तक कॉलोनी के लोगों के मुश्किलात दूर नहीं किए गए। उन्होंने अब जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला से मुदाखलत की अपील की है। जो है प्राइवेट करती है इसको, कॉन्ट्रैक्टर को, और हमारे नॉलेज में ये है कि 2.5 से 3 साल से ये फंक्शनल है। और फिर जब हम लोगों ने इसको नोटिस लाया था डिप्टी कमिश्नर के नोटिस में और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नोटिस में, फिर इसको क्लोज़ किया गया। इसी साल जनवरी में इसका क्लोजन का ऑर्डर आया है। और उसके बाद कोरोना पीरियड होने के बाद भी ये चिमनी जो है फंक्शनल है। और इससे सबसे ज़्यादा हमें ये हेल्थ हैजर्ड जो है, आपको पता ही है आज कोरोना की वजह से चेस्ट का कितना मसला है, और ये चिमनी का धुआं जो है हम रोज़ इनहेल कर रहे हैं, हमारे बच्चे इनहेल कर रहे हैं रिपीटेडली। हमने अभी रिसेंटली भी हम डीसी साहब के पास मिलने के लिए गए थे, उन्होंने बोला था मैं इसके लिए कमेटी जो है तशकीश करूंगा और वो इसका मुआयना करेगी क्या मसला है। उनकी नोटिस में भी हमने क्लोजर का ऑर्डर लाया, मगर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला है। एक जो सोसाइटी जो साथ में रह रही है उसके लिए बड़ी परेशानी का ये सबब क्रिएट कर रही है ये चिमनी। उसके बाद भी क्लोज होने के बाद भी इसका चलने का मतलब ही यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन टोटल इसमें नेग्लिजेंस है, और जबकि उनके बार बार नोटिस में लाने के बाद भी वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें कितने बड़े बड़े ये लॉबी इन्वॉल्व हैं। बहुत बदकिस्मती की बात है कि इतने भी बहुत सारे मतलब हमारे रिप्रेजेंटेशन गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, उसमें जो बर्निंग इशू हमारा था ये चिमनी का था। इससे बहुत सारा प्रदूषण पैदा हुआ, बहुत सारे डिजीज़ यहाँ पे, अस्थमा के पेशेंट हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं। तो ये लोकेट ऐसी जगह है और इस लोकेशन में बाद में ऐसा कोई स्टेप लेना कोई भी डिपार्टमेंट का, ये बदकिस्मती है। ये मैं समझता हूँ ये एक साजिश है, साजिश के तहत हमें मरवाना चाहते हैं गवर्नमेंट। ये बहुत बार नहीं तो ये बंद भी हुई थी, लेकिन फिर से ये समझ नहीं आता है इसको फिर से क्यों रिवोक किया जाता है और फिर से इसको चालू किया जाता है। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।